जी तो ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टाइटल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज इस वीडियो के अंदर हम किस चीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वैसे तो कंपैरिज़न बनता नहीं है पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी और इंडियन स्पेस एजेंसी की, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक छोटा सा कंपैरिज़न ज़रूर होना चाहिए, ताकि और कुछ नहीं तो कम से कम पाकिस्तानी अवाम को पता हो कि हम किस स्टेज पे खड़े हैं और हमें कितनी मेहनत की आगे ज़रूरत है। तो चलें शुरू करते हैं। स्पार्को, स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। नाम ऐसे है जैसे पता नहीं बहुत बड़ी कोई बला हो, तो शॉर्ट फॉर्म इसकी स्पार्को बनती है। अब इसकी बुनियाद जो है वो 16 सितंबर 1961 में रखी गई थी। स्पार्को की बुनियाद डॉक्टर अब्दुल सलाम ने रखी थी। स्पेस एजेंसी बनने के ठीक 8 से 9 माह बाद 7 जून 1962 में पाकिस्तान ने अपना पहला स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था रहबर 1 के नाम से। अब ये जो सैटेलाइट थी ये वेदर ऑब्जर्वेटरी इसको बोला जाता है। आपको नाम से पता चल रहा होगा कि सिर्फ वेदर की इंफॉर्मेशन जो है वो हमें प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा, ये लॉन्च तो कर दिया पाकिस्तान ने, लेकिन उसके बाद ये कहाँ गया, क्या कर रहा है, स्पेस के अंदर है या नहीं है, ऑर्बिट के अंदर मौजूद है या नहीं है, इसका किसी को नहीं पता। बस तारीख में लिखा गया है कि हमने जी एक स्पेस क्राफ्ट जो है रहबर 1 के नाम से वो लॉन्च किया था 1961 से लेके, यानी कि जब से स्पार्को बनाया तब से लेके अब तक 2023 61 ईयर्स बनते हैं। और इन 61 ईयर्स में पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ स्पेस के अंदर 6 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, वो भी खुद से नहीं, कभी चाइना से मदद मांग रहे हैं, कभी अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। तो इस तरह कर कर आके जो है वो टोटल अभी इस वक्त हमारे 6 सैटेलाइट जो हैं वो स्पेस के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। अब ये 6 सैटेलाइट किस तरह के हैं, किस नौइयत के हैं, क्या इनके पर्पज़ हैं, ये इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अभी हम चलते हैं इंडियन स्पेस एजेंसी की तरफ। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। अब नाम आप चेक करें, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का इतना औखा नाम और दूसरी तरफ इंडियन स्पेस एजेंसी का बड़ा सिंपल सा नाम है। तो अब नाम से होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसरो की बुनियाद विक्रम साराभाई ने 15 अगस्त 1969 में रखी, यानी कि स्पार्को के बनने के 8 साल बाद इंडिया ने अपनी स्पेस एजेंसी बनाई थी। यानी कि हम अपनी एजेंसीज डेवलप करने में भी इंडिया से कम 8 साल आगे थे और इंडियंस हमसे 8 साल पीछे चल रहे। इंडिया ने अपना पहला स्पेसक्राफ्ट 15 अगस्त 1975 के अंदर लॉन्च किया था, जिसका नाम था आर्यभट्टा स्पेसक्राफ्ट। अब ये प्रोनाउंस किस तरह होना है ये आप देख लीजिएगा खुद, स्पेलिंग इसके चेक करके। अच्छा, अब इसरो बनने के तकरीबन 6 साल के बाद इंडिया ने अपना ये पहला स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था। पाकिस्तान ने अपनी स्पेस एजेंसी बनने के 8 से 9 माह बाद अपना पहला स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था, जबकि इंडिया ने अपनी स्पेस एजेंसी बनने के तकरीबन 6 साल बाद अपना पहला स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अब 1969 से 2023 तक 54 ईयर का अरसा बनता है। अब इन 54 ईयर्स में इंडिया ने अपने 120 सैटेलाइट जो हैं ऑर्बिट के अंदर, स्पेस के अंदर लॉन्च किए हैं, जबकि पाकिस्तान का टाइम स्पेन भी इससे ज़्यादा है और अभी तक पाकिस्तान के सिर्फ और सिर्फ 6 सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही हैं, जबकि इंडिया का टाइम स्पेन भी हमसे कम है और 120 सैटेलाइट इस वक्त जो हैं वो स्पेस के अंदर, ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, जो कि डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं स्पेस साइंस की स्टडीज़ के लिए, वेदर की इंफॉर्मेशन के लिए और दूसरे जीपीएस के जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको स्टडी करने की। अब इंडिया के अगर फेमस स्पेस मिशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले चंद्रयान 1 जो कि 2009 में इंडिया ने लॉन्च किया था और वो हमारे इस एटमॉस्फेयर में भी डिस्ट्रॉय हो गया था। इसी तरह दूसरा मिशन चंद्रयान 2 के नाम से 2018 में जो है वो भेजा गया था और ये मून के ऑर्बिट में पहुंच तो गया था, लेकिन वहां पे पहुंचने के बाद इंडिया का इसके साथ कनेक्शन जो है वो टूट गया था, सिग्नल जो है वो ड्रॉप आउट हो गए थे। और इसके बाद चंद्रयान 3 जो कि अभी रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था। अब इंडिया का ये मिशन चंद्रयान 3
23 अगस्त 2023 को मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और अगर ये मिशन इंडिया का लैंड कर जाता है मून के ऊपर, मून की सरफेस के ऊपर, तो ये इंडिया की इतनी बड़ी कामयाबी होगी कि हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि इंडिया ने अपना ये जो मिशन लॉन्च किया है, अब आपको पता होगा कि मून का एक फेस है जो हमें सामने से नज़र आता है, और हर वक्त हमें वही फेस नज़र आता रहता है, क्योंकि अर्थ भी रिवॉल्व कर रही है, स्पिन भी कर रही है, और मून भी जो है वो रिवॉल्व भी कर रहा है और स्पिन भी कर रहा है। इस वजह से हमें मून का सिर्फ एक फेस नज़र आता रहता है। मून का दूसरा फेस, जो कि दूसरी साइड है मून की, जो हमें अर्थ से नज़र नहीं आती, इंडिया अपना ये मिशन मून के उस दूसरी साइड पे यानी कि साउथ पोल की तरफ भेज रहा है। आज से पहले किसी भी कंट्री ने अपना मिशन, अपना कोई भी स्पेस मिशन मून के साउथ पोल की तरफ नहीं भेजा। और अगर इंडिया लैंड कर जाता है तो इंडिया दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा जिसका मिशन मून के साउथ पोल के ऊपर लैंड करेगा। और ये इतनी बड़ी कामयाबी है कि इंडिया के लिए आगे बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। स्पेस की दौड़ में वो हमसे बहुत आगे निकल जाएगा और हम उससे बहुत पीछे रह जाएंगे। वैसे तो अभी भी हम बहुत पीछे हैं उससे, तकरीबन 100-200 साल हम पीछे रह चुके हैं इंडिया से हर मामले में, सिर्फ स्पेस के अंदर ही नहीं, हर फील्ड के अंदर हम उससे बहुत पीछे हैं। लेकिन इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अब देखना ये है कि 23 अगस्त को क्या ये लैंड कर पाता है या नहीं। अब ये तो कुछ कंपैरिजन हो गया जिससे वाज़े आपको पता चल रहा होगा कि पाकिस्तान इस वक्त किस पॉइंट पे खड़ा है और इंडिया जो है वो किस पॉइंट पे खड़ा है। और ये भी हम एक फील्ड स्पेस साइंस को डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा इंडस्ट्री में और दूसरी बहुत सारी चीज़ों के अंदर इंडिया और पाकिस्तान का किसी किस्म का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। अब हम बात कर लेते हैं कि स्पेस की इस दौड़ के अंदर या स्पेस मिशन भेजने का क्या फ़ायदा हो सकता है, या एक मुल्क उसका क्या फ़ायदा है। स्पेस मिशन का एक तो फ़ायदा ये हो सकता है कि अगर किसी भी कंट्री की सैटेलाइट स्पेस के अंदर रिवॉल्व कर रही है तो उसमें जो कुदरती आफतें होती हैं, जिस तरह साइक्लोन्स हो गए, अर्थक्वेक हो गया, स्टॉर्म हो गया, फ्लड वगैरह हो गए, इन सब की वार्निंग जो है वो हमें पहले से सैटेलाइट बता सकते हैं और हम पहले से ही कुछ इकदाम करके तो बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। एक तो ये स्पेस मिशन का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। दूसरा जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है किसी भी कंट्री की इकॉनमी। अब ऑब्वियसली इंडिया इतने पैसे खर्च कर रहा है तो वो पागल तो नहीं होगा कि इतने पैसे लगा के अपने स्पेस मिशन जो है वो स्पेस के अंदर भेज रहा है। अब कोई भी मुल्क है वो बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो स्पेस मिशन से कमा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर इंडिया की ही मैं बात करूं तो इंडिया अब तक 28 मुल्कों के लिए स्पेस प्रोजेक्ट परफॉर्म कर चुका है। तो अब आपको क्या लगता है कि इंडिया ने ये 28 मुल्कों के लिए जो स्पेस के प्रोजेक्ट किए होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं किए होंगे। ऑब्वियसली इसके बदले बिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो सरमायाकारी इनके मुल्क में आई होगी। अगर ये चंद्रयान 3 जो इनका मिशन है ये मून के ऊपर लैंड कर जाता है तो ऑब्वियसली एक इंडिया के लिए विनिंग मूवमेंट तो होगा, लेकिन साथ और बहुत सारी कंपनियों के लिए इंडिया के रास्ते जो हैं वो खुल जाएंगे। जिस तरह स्पेस एक्स है, नासा है, इस तरह की कंपनीज भी जो हैं वो इंडिया को अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो देना शुरू कर देंगे और इंडिया इनसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकता है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं जो एक कंट्री को स्पेस मिशन से हो सकते हैं। अब पाकिस्तान को भी चाहिए कुर्सी की दौड़ को छोड़कर तो स्पेस की दौड़ में आगे बढ़े, इंडस्ट्री को लगाए, इंडस्ट्री की दौड़ में आगे बढ़े, और बहुत सारे वो इक़दाम हैं, वो काम हैं जिनसे पैसा एक मुल्क के अंदर आ सकता है, उस तरफ पाकिस्तान को जाना चाहिए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।